हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। ठीक, ये क्या है, हाइजेनबर्ग्स ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, उसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी करके भी लिखते हैं। ठीक, तो आपके सिलेबस में बस यही मेंशन है, लेकिन इसी का दूसरा नाम ये भी होता है। ठीक, तो मैं सोचा ये दूसरा नाम भी आपको बता दिया जाए, ताकि अगर एग्जामिनर कहीं गलती से इसके जगह ये टॉपिक लिख के दे दें तो आप कंफ्यूज ना हो, उसमें भी आपको जानकारी रहे कि यही टॉपिक लिखना है। ठीक, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को क्लासिकल मैकेनिक्स से शुरू करना चाहूँगा और तब फिर क्वांटम पे पहुँचूँगा। ठीक, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको बताया था शुरू में ही, जब क्वांटम का इंट्रोडक्शन दिया था, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में चीज़ों को क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली मानते हैं, और इसमें क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मानते हैं। क्वांटम में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मानते हैं, और क्लासिकल में माइक्रोस्कोपिक मानते हैं। ठीक, तो अब चलिए इसको क्लासिकल से रिलेट करने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कार है, ठीक, ये मान लेते हैं कोई कार है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसको मान ले रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। इस कार का एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक, मतलब ये इसका मोशन क्या होगा, लीनियर मोशन होगा, आपको ही पता है। ठीक, अब जब इस कार का लीनियर मोशन होगा, मान ले रहे हैं ये कार जो है एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, और इनिशियली जो इसका वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक, और इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक, जब फिर चलना शुरू कर दे रही है तो इसके अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ जा रहा है। तो अगर कोई कहे कि t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो मतलब इसके चलने के 5 सेकेंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या स्पीड होगा, क्या मोमेंटम होगा, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कैसा ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अगर कोई कहे t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका क्या पोजीशन होगा, तो आप तुरंत लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और लिख देंगे x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके, टाइम भी दिया, एक्सेलरेशन भी दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टर्म 0 हो जाएगा। आप बता देंगे कि x का ये वैल्यू है, उस पर क्या है। अगर कोई कहे उसी क्षण t इक्वल टू 5 सेकेंड पर मुझे वेलोसिटी भी बताओ, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at हो जाएगा। u 0 है, एक्सेलरेशन और टाइम का वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू बता देंगे। ठीक, और वेलोसिटी के वैल्यू को बताने का मतलब क्या है, आप मोमेंटम बता रहे हैं, मतलब p इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है। मास तो इस बॉडी का मोशन के दौरान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या है, p इक्वल टू क्या होगा, m भी होगा। अगर ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल न माने इसको हम, तो मास इसका क्या होगा, मोशन के साथ कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी के साथ इसका मास वेरी करेगा नहीं। ठीक, तो इसका क्या होगा, एक तरीके से कह सकते हैं वेलोसिटी जो निकल रहा है वो वेलोसिटी क्या है, अगर उसमें हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहीं वेलोसिटी कहूँ तो आप ये समझिएगा कि मैं मोमेंटम का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी घटेगा तो मोमेंटम भी घटेगा। ठीक, तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा है, मतलब अभी हम लोग क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में हैं, हम लोग 1900 पहले के फिजिक्स के दुनिया में हैं, 1900 के पहले के फिजिक्स के दुनिया में है। ठीक, 1900 के बाद जो दुनिया आई, क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ शुरू हुई थी। ठीक, तो ये क्या है, 1900 पहले के फिजिक्स में अगर हम बात कर रहे थे, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट पर, मतलब एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली डिफाइन कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहा है, एग्जैक्ट इसको डिफाइन कर पा रहा है। साइमल्टेनियसली कहें तो पोजीशन और मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, एक साथ डिफाइन कर ले रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यही चीज़ जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए लगाया गया, यही चीज़ किसके लिए लगाया गया, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब क्वांटम फिजिक्स की जब दुनिया में आया गया। ठीक,
तो जब इसको लगाया गया तो ये चीज़ वहाँ नहीं हो पा रहा था। मतलब क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे थे, हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोग। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में क्या हो रहा था, जैसे क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में अगर हमको ये वैल्यू तभी मिल रहा है जब इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो इसमें भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे ना। तो क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में अगर हमको इनिशियल इन्फॉर्मेशन है तो हम किसी ऑब्जेक्ट का फ्यूचर क्या कर ले रहे हैं, प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं कि t=5 सेकंड में उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, t=10 सेकंड पे उसका क्या होगा। लेकिन जब सेम चीज़ अप्लाई किया गया क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो वहाँ पे देखा गया कि एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ डिफाइन करना मुश्किल था। मतलब उसमें कुछ न कुछ डेविएशन आ रहा था, ठीक। देखिए 1924 में डी ब्रागली साहब ने बताया था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब क्या, एक सब एटॉमिक पार्टिकल आप कह सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स क्या, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब आप इसमें क्या, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का ले सकते हैं, ठीक। तो डी ब्रागली साहब ने 1924 में बताया था, या आप पढ़े भी होंगे इंटर में, डी ब्रागली हाइपोथेसिस, ठीक। 1924 में जो इनकी अवधारणा थी, इन्होंने बताया था कि जब कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है तो वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसको हम क्वांटम पार्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक। मूव करता है तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती हैं, सिंगल वेव नहीं, उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। क्लियर है। डी ब्रागली साहब ने बताया कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होती है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। और जो ग्रुप ऑफ वेव है उसको कुछ ऐसे दिखाई देता है, ये जो ग्रुप ऑफ वेव है इसको कुछ हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक। तो मतलब अब जो पार्टिकल यहाँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक क्षण डिफाइन करना एक्यूरेसी के साथ मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को 1927 में हाइजनबर्ग साहब ने स्टडी करके बताया कि अगर पार्टिकल क्या माइक्रोस्कोपिकली है और उसमें अगर एक साथ हम पोजीशन या मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें कुछ डेविएशन आता है, और डेविएशन इन पोजीशन मतलब डेल एक्स इनटू जो डेल पी होता है, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा किसके, एच कट के। इन्होंने 1927 ने बताया। ऐसा क्यों होता है, अब इस चीज़ को देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए तब इसको ये क्या है, जो पार्टिकल के साथ वेव क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड रहता है, मतलब कई सारे वेव को मिला के बना होगा। अगर हम केवल दो वेव का ही बात करें, मान लेना ये दो वेव से ही बना है, तो एक वेव कुछ ऐसे कंसिडर करें और एक वेव कुछ ऐसे कंसिडर करें, एक वेव क्या कर रहे हैं, ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए जब ये वाला वेव है, नीचे वाला वेव है, तो यहाँ पे अगर हम इसका वेवलेंथ निकालना चाहें तो वेवलेंथ देखिए क्या है, एग्जैक्टली मेजर कर ले रहे हैं। लेकिन यही अगर इसका पोजीशन निकालना चाह रहे हैं कि पार्टिकल क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, पार्टिकल यहाँ कहीं इसके बीच में होगा। मतलब पार्टिकल के पोजीशन के बारे में अगर हम निकालना चाहें तो क्या कर रहे हैं, इसको बस हम अनुमान लगा रहे हैं, बस उसकी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पार्टिकल क्या है, यहाँ कहीं हो सकता है। उसके प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं, संभावना को बता रहे हैं कि पार्टिकल इसके बीच में इधर कहीं हो सकता है। एग्जैक्ट हम पार्टिकल की पोजीशन को नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन यही अगर वेव ऐसे रहे तो इस टाइम पे क्या है, देखिए वेव पूरा बना नहीं है, जो डिस्टर्बेंस वेव क्या डिस्टर्बेंस है, तो डिस्टर्बेंस जब पूरा सही से नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई वेव बन नहीं रहा है। वेवलेंथ यहाँ पे एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ मेजर करने के लिए क्या एक साइकिल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए वेव का, ठीक। तो यहाँ पे हम लेमडा एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन पोजीशन को देखिए कुछ एक्यूरेसी के साथ मेजर कर ले रहे हैं कि पार्टिकल बस इतना ही रेंज में रहा होगा, ये हम बता ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, रेंज काफ़ी बड़ा है ना, जब वेवलेंथ हम एग्जैक्टली मेजर कर रहे हैं तो हमारा रेंज काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, और ये वेव कैसे बनी है, जो ग्रुप ऑफ वेव होती है ऐसे कई सारे वेव को मिलाकर ऐसे क्या रहती हैं, बनी रहती हैं, ठीक। फिर क्या रहता है, ये छोटा वेव रहेगा ऐसे, ठीक। तो सबको मिलाकर क्या लगता है, ये ग्रुप ऑफ वेव जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट बना रहता है। तो देखिए किसी टाइम पे क्या है, वेवलेंथ एक्यूरेटली मेजर होगा, किसी टाइम पे पोजीशन एक्यूरेटली मेजर होगा, ठीक। तो बस
ये रिजल्ट यहाँ से निकलता है कि जब हम पार्टिकल के वेव को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पे पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाता है। और वेव को एक्यूरेटली मेजर करने का मतलब क्या है, आप डी ब्रागली वेवलेंथ, डी ब्रागली हाइपोथेसिस पढ़े हैं कि जो P होता है मोमेंटम वो h/λ होता है। ये रिलेशन पढ़े ना कि जो वेवलेंथ होता है h/P होता है, तो P = h/λ। इसका मतलब जब हम वेवलेंथ को क्या करेंगे, एक्यूरेटली मेजर करेंगे, तो क्या होगा, मोमेंटम भी हमारा एक्यूरेटली मेजर होगा। ठीक, और ऐसे ही क्या होगा, जब हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, मतलब इसमें पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो वेवलेंथ एक्यूरेटली मेजर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा। ठीक, तो इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती हैं उसमें अगर किसी पॉइंट पर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना चाहें तो एग्जैक्ट नहीं होता। वो क्या होता है, कुछ उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ उसमें अनसर्टेनिटी होता है। और इसी अनसर्टेनिटी को हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था कि जब हम किसी भी ये इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए, मतलब क्वांटम मैकेनिज्म हम जब क्या करते हैं, किसी पार्टिकल का एक साथ पोजीशन या मोमेंटम मेजर करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट, जहाँ पे h कट क्या है, h/2π के बराबर है। बाद में यही जो वैल्यू था इसको h/4π कर दिया गया, जहाँ पे h क्या प्लैंक कांस्टेंट है और ये 2π तो आपको पता है ये भी कांस्टेंट ही है। ठीक, बाद में इसी को एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका दिया गया और h/4π कर दिया गया, मतलब बाद में h/2 इसको कर दिया गया। स्टडी करके बाद में इसको h/2 कर दिया गया। मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ से रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर कोई वेव ऐसा है जिसमें हम पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर ले रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है, हम वेवलेंथ नहीं एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं, और जिस टाइम पे हम वेवलेंथ एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं उस टाइम पे पोजीशन एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पा रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग साहब ने 1927 में यही बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर साइमल्टेनियसली उसके हम पोजीशन और मोमेंटम को निकालना चाहें तो उसके पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकते हैं। ठीक, और उनके पोजीशन और मोमेंटम जो अनसर्टेनिटी आती है, ये कई लोग इसको एरर कहेंगे लेकिन वास्तव में ये एरर नहीं होता। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक, तो जो चेंज इन अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये किसके बराबर होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट होता है। ये हाइजेनबर्ग साहब ने बताया था। ठीक, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह इसमें क्या है, कई सारे वेव एसोसिएटेड हैं, तो हर एक वेव का कुछ ना कुछ क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा पोजीशन का, और हर एक वेव का कुछ ना कुछ क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा मोमेंटम का। तो उन्हीं का हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वैल्यू लेते हैं। ठीक, और वास्तव में ऐसा होता क्यों है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, किसी पार्टिकल को स्टडी करते हैं, तो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए इस टाइम स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ, तो ऐसा क्यों संभव है, क्योंकि आपके रूम में क्या है, या कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपको दिख रहा है, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर क्या है, लाइट गिर रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख तक आ रही है, इस वजह से दिख रहा है। तो जो लाइट उस पर गिरी, अगर मान लो उसमें फोटान है, तो क्लासिकली कोई ऑब्जेक्ट आपके रूम में रखा है तो आप उसको देख पा रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक है, तो क्लासिकल पार्टिकल है। तो जब क्लासिकल पार्टिकल में स्टडी करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या है, लाइट गिर रही है, आपके आँख तक आ रही है, वो दिख रहा है, लेकिन उस फोटान के उस पार्टिकल पर गिरने से वो पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इस वजह से एग्जैक्ट हम उसके पोजीशन और मोमेंटम को बता ले जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम पार्टिकल को क्या करते हैं, डील करते हैं, तो जब उसको स्टडी करने चाहते हैं, चाहे किसी भी ऑपरेटर से करें, आज तो कोई ऐसा ऑपरेटर्स मिला ही नहीं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की स्टडी को डिस्टर्ब ना करे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम पार्टिकल को डिस्टर्ब, मतलब स्टडी करने जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए स्टडी करना है, एटम मतलब एटॉमिक लेवल पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, फोटान इसमें गिराएंगे, तो जो फोटान होता है वो क्या होता है, लगभग इसी के आर्डर के बराबर होता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देगा। जो लाइट का वेवलेंथ इंसिडेंट कराएंगे वो क्या होगा, लगभग इलेक्ट्रॉन के साइज वगैरह के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि काफ़ी स्मॉल होगा, तो क्या करता है, इसको डिस्टर्ब कर देता है। जो फोटान इस पर गिर रहा है उसका जो वेवलेंथ वगैरह इसके साइज के बराबर, इसको डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन आपके रूम में जो ऑब्जेक्ट रखा है उस पर चाहे आप 1,10,000 5,000 कितना ही फोटान गिराइए, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपने जगह पे ही क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। तो उस मतलब क्लासिकली हम पार्टिकल को ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो उसका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इस वजह से एग्जैक्टली हम उसके पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिफाइन कर पा रहे हैं एक्यूरेटली।
ठीक। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, जब फोटॉन को इंसिडेंट करा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए किसी ऑपरेटर से, तो क्या हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, और उसके डिस्टर्ब होने से ही क्या होता है, उसके पोजीशन और उसके मोमेंटम में क्या होता है, डेविएशन आ जाता है, मतलब अनसर्टेनिटी आ जाता है, और उस रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है चीज़, उसके रिलेशन को क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ से आप, और ये भी एक जान लीजिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स से जब भी हम पोजीशन बताना चाहेंगे तो पोजीशन हमेशा क्या होगा, पोजीशन हमेशा क्या होगा, उसको हमेशा हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताते हैं, मतलब हम संभावना दिखाते हैं कि पार्टिकल यहाँ रह सकता है, पार्टिकल यहाँ रह सकता है, मतलब इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से वेव को हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म में पढ़ेंगे। आगे देखिएगा जब श्रोडिंगर वाला टॉपिक आएगा तो उस टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे, साई इंटू साई स्टार पढ़ेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल होता है। ठीक। मतलब पार्टिकल के इसमें पाए जाने की संभावना क्या है, उसको हम लोग तराशते हैं, पार्टिकल के पाए जाने की संभावना को हम लोग खोजते हैं। ठीक। एक आप इसमें एक वाला एग्जाम्पल भी देख सुने होंगे, आपके कॉलेज में सर लोग बताए होंगे, जो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्या, जैसे इसमें हम लोग पार्टिकल खोजना ना, ऐसे एक एग्जाम्पल इसका कि एक आदमी एक बेच रहा होता है। ठीक। एक पुलिस वाला को आते हुए देखता है तो कहता है कि लेके खाएगा, या हो सकता है चेक करें, पैसा से मांगे, क्या करता है, उसको ढक देता है। तो जब पुलिस वाला आएगा क्या करेगा, उसको चेक करने के लिए क्या करेगा, अंदाज़ा लगाएगा इसके अंदर क्या है। तो मान लीजिए डंडे से पटक के देखा तो क्या हुआ, वो पार्टिकल को स्टडी करना चाहा कि इसके अंदर क्या है, जो कपड़े से अंडा ढका हुआ स्टडी करना चाहा कि इसके अंदर क्या है। तो उस टाइम जब वो स्टडी करना चाहा तो अंडा फूट जाएगा, और जब अंडा फूट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसका जो स्टेट है वो चेंज हो चुका है। जो आपके पास सिस्टम था वो एक था, पूरा वैसे रखा हुआ था, अब क्या है, जब उस पर डंडा गिरा तो वो क्या फूट चुका, अब उसके स्टेट में परिवर्तन आ चुका है। तो यही क्वांटम मैकेनिक्स में भी होता है। आप क्या करते हैं, पार्टिकल को जब स्टडी करने आते हैं तो उसका स्टेट क्या होता है, चेंज होता है, और उसी चेंज की वजह से क्या होता है, ये अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होता है। जैसे अंडा वाला क्या कर रहा है, पटक के क्या कर रहा है, अंदाज़ा लगा रहा है किसके अंदर क्या है। जब कपड़े से अंडा वाला अंडा ढक दिया तो अंदाज़ा लगाएगा इसके अंदर क्या है। जब अपना डंडा पटक रहा है क्या कर रहा है, अंडे के स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वही चेंज ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी होता है। ये अंडा वाला कहानी इसमें काफ़ी फेमस है, आपके सर लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर कोई पार्टिकल है तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होगी। ग्रुप ऑफ वेव मतलब कुछ वेवलेंथ छोटे, मतलब कुछ ऐसी वेव होंगी जिनका वेवलेंथ छोटा होगा, कुछ ऐसे वेवलेंथ होंगी जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा। ये कौन बताया, डी ब्रागली साहब ने बताया। कब बताया, 1924 में बताया, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक। तो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होगी तो क्या होगा, कुछ ऐसे उसका पिक्चर होगा, कुछ वेव छोटी होगी, मतलब छोटे वेवलेंथ की होगी, कुछ क्या बड़े वेवलेंथ होगी। तो जब ये क्या है, छोटे वेवलेंथ की वेव होगी, जैसे इसको अगर और हम छोटा कर दें और ऐसे छोटा कर दें, मतलब ये समझिए ये, तो इसमें क्या है, हम पोजीशन एग्जैक्ट बता पा रहे हैं लगभग, लेकिन उस टाइम वेव नहीं एग्जैक्ट बता पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या कि वेव को एग्जैक्ट मेजर करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं, बस हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, साइन स्टार से डिटरमाइन कर रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ होगा यहाँ होगा। जैसे कपड़ा ढक गया तो क्या डंडा पटक के अंदाज़ा लगा रहा है ना, या आपको किसी मान लीजिए कोई पैक सामान है उसको अंदाज़ा लगाना है, क्या करते हैं, बाहर से टच करके पता लगाते हैं। ठीक। तो वैसे ही क्या हो रहा है, इसमें भी जब हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को स्टडी करते हैं तो क्या होता है, उसके स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, इसमें अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होता है। और आज तक ऐसा कोई ऑपरेटर्स नहीं आया क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्या करे, जब क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करे तो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। जैसे लाइट वाला एग्जाम्पल ही बताएं, उससे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो आपके रूम में ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज जो है उस फोटॉन से काफ़ी बड़ा, तो उसके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको एग्जैक्ट वहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कार वाला केस है, इसके एग्जैक्ट पोजीशन को हम डिफाइन कर लेना, क्योंकि सनलाइट की वजह से इसका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगा। कार का सनलाइट का माने वहाँ से फोटॉन आ रहा है तो इस कार का पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन यही इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाएंगे तो क्या होगा, फोटॉन जो होगा उसका वेवलेंथ उसके आर्डर का होगा, उसके साइज के आर्डर का, तो आर्डर का अगर हो तो वहाँ से क्या होगा, उसके पोजीशन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उसके चेंज इन मोमेंटम वगैरह प्रोड्यूस होगा। तो उसके पोजीशन वगैरह में क्या होगा, जब चेंजेज आएगा मतलब वो डिस्टर्ब होगा क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्टिकल, तो क्या होगा, वहाँ से अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होगा, और जो अनसर्टेनिटी होगा उसको हाइजेनबर्ग साहब ने इसी तरह बताया। ठीक। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये ऐसे आप कहिए, अगर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो डेल्टा एक्स और ये डेल पी एक्स। ठीक। ये कई सारे लोग आपको एरर बताएंगे, लेकिन ये एरर नहीं है,
ये डेविएशन है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है। हर एक वेव का क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा, हर एक वेव का अलग अलग डेल्टा पी होगा, और अलग अलग डेल्टा पी जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। जैसे आप स्टैटिक्स में ग्राफ पढ़ते हैं ना, ऐसे ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। उसी तरह इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वैल्यू है, एरर नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप जहाँ पढ़ेंगे 90% लोग इसको एरर बताएंगे, लेकिन एरर नहीं होता, ये दिमाग में नोट कर लीजिए। अदरवाइज कहीं इंटरव्यू में पूछा गया, आप एरर बताए तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये जो होता है आपका एच कट होता है, इसको हम लोग एक साथ मेजर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहा है डेल एक्स इंटू डेल पी वाई, तब इसको एक साथ मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहा है डेल एक्स इंटू डेल पी वाई, ऐसे डेल वाई इंटू डेल पी वाई, तब इसको एक साथ हम मेजर नहीं कर सकते। उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगा वो हमेशा क्या होगा, एच कट से बड़ा है उसके बराबर होगा। ठीक, तो कहने मतलब क्या है, जो कंपोनेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उसको एक साथ हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा मान लीजिए एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट आप मोमेंटम ले रहे हैं, तब इसको एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक, और देखिए हाइजेनबर्ग साहब ने ये भी बताया था कि केवल मोमेंट चेंज मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम को ही नहीं, जितने भी कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी होंगे सबका जो रिलेशन होगा, सब में जो अनसर्टेनिटी होगा वो एच कट के बराबर या उससे बड़ा होगा। मतलब कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी को पता कैसे लगाएंगे, मतलब जितने भी क्वांटिटी जिनका यूनिट क्या निकल के आया है, जूल इंटू सेकेंड निकल के आए, वो क्या होंगे, आपके कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी कहलाएंगे। या आप ऐसे कहिए जिनका डायमेंशन क्या हो, यम यल स्क्वायर टी के पावर -1 हो, ऐसे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी कहलाएंगे। और उनको भी जब मेजर करेंगे तो उनमें भी जो अनसर्टेनिटी होगा, मतलब उनको भी हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते एक साथ एक्यूरेसी के साथ, उनमें भी अनसर्टेनिटी होगा, और जो अनसर्टेनिटी होगा वो इसके बराबर होगा। जैसे इसके बाद अगर हम कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी कहें तो एनर्जी और टाइम को भी हम एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका डेल जे इंटू डेल थीटा, मतलब एंगुलर मोमेंटम, और ये थीटा को भी हम क्या कर सकते हैं एक साथ, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम को भी हम लोग एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिया। मतलब अगर क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो एक साथ अगर हम किसी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहें तो मेजर नहीं कर पाएंगे। हमेशा जो उनमें चेंज होगा, जो उसमें अनसर्टेनिटी होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा एच कट के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर उसका एनर्जी और टाइम एक साथ मेजर करना चाहें तो उसमें भी क्या होगा, कुछ अनसर्टेनिटी होगा जो इसके बराबर होगा। और इसको एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना चाहें तो इसमें भी क्या होगा, कुछ अनसर्टेनिटी होगा जो एच कट के बराबर होगा। ये जितने भी क्वांटिटी आप निकालिएगा सबका यूनिट ml स्क्वायर टी के पावर -1 होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको बता देता हूँ। इसका देखिए क्या है, डायमेंशन क्या है, यल है, अब मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यम यल टी के पावर -1 होगा। देखिए ये क्या निकल के आ रहा है, जब आपस में इसको करेंगे तो क्या होगा, यम यल स्क्वायर टी के पावर -1। ठीक, वैसे इन सब क्वांटिटी का भी डायमेंशन ये आएगा। तो जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन ये है, इनको हम कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी कहते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी को एक साथ हम मेजर नहीं कर सकते। हमेशा क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, और उस जो डेविएशन हो रहा है उन कैनोनिकली कंजुगेट में जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, एच कट के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझे। अब एग्जाम में क्या लिखना है उसको देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। अभी कार वाला एग्जाम्पल बताए थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम को हम एक्यूरेसी के साथ मतलब प्रिसाइसली उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक, व्हेन अ मूविंग पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज वेव, लेकिन जब मूविंग पार्टिकल को हम वेव कंसिडर कर लें, इट इज़ हाउ एवर नॉट पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द वेव एज इट एक्सटेंडिंग थ्रू आउट अ रीजन ऑफ स्पेस। क्यों, जब हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, वेव मान ले रहे हैं, तो एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह बताना, एग्जैक्ट उसका लोकेशन वगैरह बताना क्या होता है, पॉसिबल नहीं रह जाता। जो डी ब्रागली साहब का भी बताए थे एग्जाम्पल लेके। ठीक, वही चीज़ लिखा गया है। तो देखिए 10 वर्नर हाइजेनबर्ग्स इन 1927, हाइजेनबर्ग का पूरा नाम क्या है, वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक, इन्होंने क्या किया, 1927 में एक प्रिंसिपल दिया, और इस प्रिंसिपल क्या था इनका, रिगार्डिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम
ठीक। पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया 1927 में। कैसे? पार्टिकल के लिए, जब पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो और उसके साथ क्या हो, वेव एसोसिएटेड हो, तो उस टाइप के पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये डेली लाइफ में यूज होने वाला डेफिनेशन मैं लिख दिया हूँ, नहीं तो आप कहते कि पहला डेफिनेशन ही सर नहीं लिखे हैं। अदरवाइज ये दोनों डेफिनेशन आपके लेवल पे, ये दोनों डेफिनेशन क्या है, ज़रूरी है। ये क्या है, ये इंटर वाला डेफिनेशन है, लेकिन उसको भी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक। 3 डेफिनेशन देखिए दिया हूँ, नीचे 2 में से जो एक सूटेबल लगे आपको वो एग्जाम में लिखिएगा, और मन करें तो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, क्योंकि सबको लगभग ये पूरा याद रहता है। ठीक। तो इसको आप लिख सकते हैं और आर करके दूसरा भी इन दोनों में से एक लिख दीजिएगा। ठीक। तो देखिए पहला प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद डिजायर एक्यूरेसी। मतलब जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। डी ब्रागली सान बताया, पार्टिकल मूव करेगा तो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होगी। ग्रुप मतलब क्या, समूह, मतलब एक से ज़्यादा वेव उसके साथ एसोसिएट होगी। कुछ का वेवलेंथ छोटा होगा, कुछ का वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। अभी फिगर बनाए थे। ठीक। तो क्या होगा, उस टाइम पर पार्टिकल का साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ मोमेंटम और पोजीशन को एग्जैक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते विथ एक्यूरेसी। मतलब अच्छे से प्रिसाइसली उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्टली उसके पोजीशन मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते, वो डेफिनेशन बता रहा है। दूसरा आर करके इसी डेफिनेशन को दूसरे वे में लिख सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द 2 कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटीज एक्यूरेटली। मतलब 2 कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी को एक्यूरेटली क्या एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेटली मतलब प्रिसाइसली या करेक्टली। क्लियर। अब देखिए तीसरा डेफिनेशन इसमें क्या है कि द साइमल्टेनियस, मतलब आर करके लिखे हैं, आपकी सुविधा के लिए जो आपको अच्छा लगे उसको आप एग्जाम में लिखिएगा। ठीक। ओ आर करके तीसरा क्या लिखे हैं कि द साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ 2 कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी विथ एक्यूरेसी कैन नॉट बी परफॉर्म। मतलब 2 कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी का जो साइमल्टेनियस मेजरमेंट है वो एक साथ एक्यूरेसी के साथ नहीं किया जा सकता। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब वर्नर हाइजेनबर्ग, पूरा नाम क्या था इनका, वर्नर हाइजेनबर्ग था। 1927 में इन्होंने दे दिया, डी ब्रागली हाइपोथेसिस के बाद ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े ना कि जब सिस्टम को स्टडी करने जाते हैं तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे एक वाला एग्जांपल दिए, लाइट वाला एग्जांपल दिए, जब एटम को स्टडी करने जाएंगे तो उसको फोटॉन वगैरह गिराएंगे। ठीक। तो स्टडी करने फोटॉन गिरा रहा है तो क्या है, फोटॉन का जो साइज है इलेक्ट्रॉन के साइज के लगभग अगर बराबर हो तो क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, उसका पोजीशन डिस्टर्ब हो गया। जब उसमें डिस्टर्बेंस हो गया तो एक्जैक्टली कहाँ मेजर कर पाएंगे उसके पोजीशन और मोमेंटम को। वही हाइजेनबर्ग साहब ने बताया कि जब माइक्रोस्कोपली आप पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसके पोजीशन को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक। अभी तक कोई भी ऑपरेटर्स नहीं ऐसा आया जो एग्जैक्टली इसको बता सके। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी ऑपरेटर्स अभी तक ऐसा नहीं, ऑपरेटर्स सब के सब सही हैं अपने जगह, उनमें कोई एरर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बता पाते हैं। रीज़न बस यही है कि जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को स्टडी करते हैं तो क्या होता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज MSc लेवल का हो जाएगा। ठीक। BSc लेवल पर इसको रोकता हूँ और आगे फिर इसको देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए इसको भी मैं लिख दिया हूँ आपके जानकारी के लिए, इसको आप एग्ज़ाम में मत लिखिएगा। यहाँ से यहाँ तक बस आपके जानकारी के लिए 3 लाइन लिखा गया है। ठीक। क्या लिखे हैं, कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी। तो ऐसे क्वांटिटी को कैनोनिकली कंजुगेट कहेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, द 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी कैनोनिकली कंजुगेट इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट इज जूल इंटू सेकेंड। अगर उनका जो प्रोडक्ट, उनके यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो जूल इंटू सेकेंड होता है तो उनको कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी कहेंगे। एंड डायमेंशन इज, और जो उनका डायमेंशन हो ml स्क्वायर t के पावर -1 हो, और डायमेंशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट में देखा जाता है, आप 11th में पढ़े हुए हैं। ठीक। तो ये क्या होगा, ऐसे क्वांटिटी क्या कहेंगे, कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी कहेंगे। और इन्हीं क्वांटिटी के लिए इन्होंने क्या दिया, हाइजेनबर्ग साहब ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन किया। ठीक। तो देखिए W हाइजेनबर्ग गेव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर 3 केसेस। ठीक। इन्होंने 3 केसेस के लिए क्या दिया है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है, जिसमें पहला केस क्या है, पोजीशन एंड मोमेंटम। ये तो आपको पता ही होगा और आज तक आपको यही बस पता ही रहा होगा क्योंकि इंटर में आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। ठीक। लेकिन आज 2 मैं नया डेफिनेशन दिया हूँ और 2 नया और अनसर्टेनिटी का वैल्यू भी निकाल के बताऊँगा, मतलब 2 अनसर्टेनिटी वाला और क्वान्टिटी दिखाऊँगा। ठीक। और जनरली लोग बस यही पढ़ाते भी हैं, आगे वाला स्किप कर जाते हैं, नहीं बताते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम
ठीक। तो जब पोजीशन और मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैसे लिखेंगे, इसमें क्या है, अनिश्चितता है, मतलब डेल एक्स, ठीक। एंड मोमेंटम, मोमेंटम अनसर्टेनिटी कैसे लिखेंगे, डेल पी इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एच कट। ये हमेशा क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये क्या होगा हमेशा एच कट के बराबर या उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिए, एग्जाम में भी आपको ऐसे डिफाइन करना है, लिखेंगे वेयर डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ठीक। बीच में मैं थोड़ा साइड जा रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चों का दिक्कत था कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो कभी कभी भूल जाता है, अदरवाइज मैं साइड वैसे हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में मौका देख के लेते रहिए। अब देखिए यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर डैट, ऊपर वाले इक्वेशन से क्या क्लियर है कि जब डेल एक्स हाई है, ये डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो जब ये हाई है तो इसका मतलब क्या है, जब डेल एक्स का वैल्यू हाई है तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन को हम लोग लेस एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज पोजीशन इज लेस एक्यूरेटली मेजर्ड। देन जब ये क्या होगा, आपका पोजीशन लेस एक्यूरेटली मेजर होगा, उस टाइम क्या होगा, मोमेंटम आपका ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक। देन डेल पी विल बी द स्मॉल, दैट इज तब ये डेल पी क्या होगा, स्मॉल होगा, और इसका मतलब क्या है, मोमेंटम जो होगा आपका मोर एक्यूरेट होगा, मतलब मोर एक्यूरेटली मेजर होगा। सो वी कंक्लूड दैट बोथ क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी को एक साथ साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे इस चीज़ को देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ से अगर डेल पी को हम लिखें, डेल पी कैसे लिखेंगे, एच कट अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। तो जब डेल एक्स का वैल्यू हाई होगा, डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो जब नीचे वाला क्वांटिटी हाई है और ये क्या है, एच कट आपका कांस्टेंट है जो एच अपॉन 2 पाई के बराबर है, तो ऊपर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है, अब नीचे वाला क्वांटिटी जब बड़ा कर रहे हैं तो ये डेल पी क्या होगा, छोटा मिलेगा। मैथमेटिकली भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जब डेल एक्स क्या होगा, बड़ा होगा, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं, तो जब नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा है इसका मतलब ऊपर वाला क्वांटिटी छोटा होगा, तो इसका मतलब डेल पी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पी में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगा, छोटा होगा, मतलब पी को तब एक्यूरेटली मेजर करेंगे। जैसे ये केस समझिए, ये केस है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वेव को एग्जैक्टली डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक, एक्यूरेटली वेव मेजर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम वेव एग्जैक्टली मतलब वेवलेंथ एग्जैक्टली मेजर कर रहे हैं, तो मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पूछा जाए पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता पाएंगे, मतलब पार्टिकल में अनसर्टेनिटी बरकरार है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में वो क्या है, मतलब मोमेंटम को हम एग्जैक्टली लगभग मेजर कर ले रहे हैं, लेकिन पार्टिकल में क्या है, अनसर्टेनिटी बना हुआ है। वेवलेंथ निकला तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, ऐसे क्या करेंगे, मोमेंटम मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर यही वेव ऐसा रहता, मतलब यही केस अगर उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, डेल पी हाई हो जाए, मतलब अनसर्टेनिटी इसमें क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो डेल एक्स क्या मिलेगा, उस टाइम छोटा मिलेगा, मतलब पोजीशन को एग्जैक्टली हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर वेव ऐसे हो जाए, बताया थे ना एग्जाम्पल, वेव मान लीजिए आपका वेव जो जा रहा है ऐसे हो गया, ठीक, तो इस टाइम देखिए वेवलेंथ को एग्जैक्ट हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, लेकिन पोजीशन को बता ले रहे हैं, पार्टिकल कुछ इसी रीजन के बीच में रहेगा, तो पार्टिकल को लगभग एग्जैक्ट हम बता पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम वेवलेंथ को नहीं एग्जैक्ट बता पा रहे हैं, मतलब उस टाइम मोमेंटम को एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, मतलब अब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गया और जो पार्टिकल था उसको लगभग एग्जैक्ट हम बता ले रहे हैं, ठीक। तो अगर इसका उल्टा केस लिखेंगे तो वेव ऐसे बनेगा और इस केस में वेव ऐसे बना सकते हैं, ठीक। बनाना नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इस टाइम देखिए वेवलेंथ क्या है, अनिश्चित है, मतलब वेवलेंथ में क्या अनिश्चितता बना हुआ है कि वेवलेंथ कितना होगा, और इस टाइम पोजीशन में अनिश्चितता बना हुआ है, पोजीशन मतलब पार्टिकल कहाँ पर रहा होगा, और इस टाइम देखिए हमको पता लग जा रहा है कि पार्टिकल कहीं इसके बीच रहा होगा, मतलब उसमें क्या है, एक निश्चितता पार्टिकल के पोजीशन में आने लगा है। क्लियर। अब देखेंगे अगले क्वांटिटी को नेक्स्ट सेशन के अंदर। देखिए अब अगला जो इनका सेकंड केस था वो कौन सा, कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी, एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी और टाइम को आप जब देखिएगा सॉल्व करेंगे तो जो इसका यूनिट आएगा जूल इंटू सेकेंड आएगा। एनर्जी का देखिए आपको साफ साफ पता है जूल है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड, और इसका डायमेंशन भी क्या होगा, वही आएगा। देखिए एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा,
एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और टाइम का क्या है टी। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। मतलब ये भी क्या है कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी है, यूनिट और डायमेंशन दोनों क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द आर्डर ऑफ एच कट। ठीक, मतलब जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और टाइम का वो हमेशा क्या होगा एच कट से बड़ा होगा। जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए सिस्टम जो है उसका एनर्जी हम मेजर कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे। मान ले रहे हैं ये E1 है, ये क्या है E2 है। ठीक, ये किसी टाइम T1 और ये क्या है टाइम T2 है। तो जो एनर्जी का इंटरवल हुआ उसको मान लिए डेल E हो गया और इसको मान लिए डेल T हो गया। ठीक, तो यहाँ से ये रिलेशन ये बताता है कि जब हमारा देखिए डेल E का वैल्यू यहाँ से क्या होगा डेल E इक्वल टू इस रिलेशन से क्या होगा एच कट अपॉन डेल टी होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या ये चीज़ समझिए कि अलग अलग टाइम पर अगर हम क्या कर रहे हैं सिस्टम की एनर्जी मेजर कर रहे हैं तो जो अनसर्टेनिटी होगा एनर्जी में वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा एच कट अपॉन डेल टी के। जो डेल टी क्या है ये टाइम इंटरवल है, अलग अलग मेजरमेंट का क्या है टाइम इंटरवल है। तो अगर ये टाइम इंटरवल क्या रहेगा आपका बड़ा रहेगा तो इसका मतलब जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी रहेगी वो क्या रहेगी छोटी रहेगी। और जब ये टाइम इंटरवल छोटा रहेगा तो क्या होगा एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी होगा क्या होगा मैक्सिमम होगा। इस रिलेशन से ये पता चल रहा है। ठीक, तो वही लिखे हैं कि वेयर डेल इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड डेल टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक, इफ़ डेल इज स्मॉल, अगर डेल ई आपका स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है मोर एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है डेल ई को क्या किया गया है डेल ई स्मॉल कब है जब क्या किया है टाइम इंटरवल क्या है ज़्यादा है। एनर्जी मेजर करने का टाइम इंटरवल जब ज़्यादा होगा, जब अनसर्टेनिटी डेल टी ज़्यादा होगा, मतलब ये टाइम इंटरवल जब ज़्यादा होगा तो ये नीचे वैल्यू ज़्यादा होगा तभी डेल ई आपका क्या होगा स्मॉल होगा। और डेल ई क्या अनसर्टेनिटी एनर्जी है तो इसका मतलब क्या होगा एनर्जी जब स्मॉल है डेल ई तो इसका मतलब इसको एक्यूरेटली सिस्टम की एनर्जी को हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर और उस टाइम क्या होगा डेल टी क्या होगा लार्ज होगा, मतलब टाइम क्या है लेस एक्यूरेटली मेजर है। लेकिन यही अगर ये क्या हो जाए आपका लार्ज हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा ये जो इंटरवल होगा ये आपका क्या होगा घट जाएगा, नीचे वाला क्वांटिटी घटेगा तभी नहीं ये लार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है ये जो है टाइम आपका ये मोर एक्यूरेटली मेजर है और ये डेल ई क्या है आपका लेस एक्यूरेटली मेजर है। ठीक, तभी ये लार्ज होगा जब नीचे का घटेगा। क्लियर, तो अब हम कह सकते हैं दस वी कैन से दैट एनर्जी एंड टाइम कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं कि एनर्जी और टाइम को एक साथ साइमल्टेनियसली हम एक्यूरेटली के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर, अब जो अगला कैनोनिकली कंजुगेट क्वांटिटी है वो क्या है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल। ठीक, तो देखिए लिखा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द आर्डर ऑफ एच कट। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं या तो जे से या तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं यल से। ठीक, तो आप जे से भी लिख सकते हैं यल से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या करें किसी टाइम पर ये एंगुलर मोमेंटम निकालें और एंगुलर मोमेंटम आपको पता है ये क्या होता है लीनियर मोमेंटम इनटू आर, तो इसके बीच का कुछ एंगल होगा। ठीक, तो वही एंगल लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर्डर ऑफ एच कट। ठीक, ये हमेशा क्या होगा या तो एच कट के बराबर होगा या तो एच कट के से क्या होगा बड़ा होगा। कौन अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम और उसका प्रोडक्ट अगर करें एंगल के साथ तो हमेशा क्या होगा वो इससे बड़ा होगा। क्लियर है चीज़, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर ये हम ऐसे लिखें डेल एल इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू एच कट अपॉन डेल थीटा। ठीक, तो एंगल का अगर डिफरेंस क्या है आपका ज़्यादा है इसका मतलब क्या एंगल डिफरेंस ज़्यादा मतलब इसको लेस एक्यूरेटली अगर मेजर कर रहे हैं तो ये क्या होगा मोर एक्यूरेटली मेजर होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा मोर एक्यूरेटली मेजर होगा। ठीक, अब इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर लिखते हैं ऐसे। ठीक, तो क्या लिखे हैं वेयर डेल एल इज अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम एंड डेल थीटा इज अनसर्टेनिटी इन एंगल। जहाँ डेल यल क्या है एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है और डेल थीटा क्या है इसमें एंगल में क्या है अनसर्टेनिटी है। ठीक, यहाँ से आप देखिए थीटा का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पी आर साइन थीटा होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम थीटा डिपेंड करता है, तो इसी वजह से थीटा को उसके साथ क्या किया जोड़ा गया है कि जब एंगल में क्या होगा जो एंगल का डिफरेंस है ज़्यादा होगा मतलब वो लेस एक्यूरेटली मेजर होगा, तो ये क्या होगा आपका मोर एक्यूरेटली मेजर होगा। ठीक, अभी आगे इसको लिखते हैं और एक और डेफिनेशन इसका लिखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, फिर उसके बाद एक आपको न्यूमेरिकल देंगे और तब जाके वीडियो फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए इसको ऐसे भी मैं लिख दिया हूँ कि जब डेल एल क्या होगा स्मॉल होगा
तो इसका मतलब क्या है, ये मोर एक्यूरेटली मेजर है। और जब डेविएशन क्या है, कम है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या है, लार्ज एक्यूरेटली, ये क्या लार्ज है जब, तो ये क्या है, लेस एक्यूरेटली मेजर है। ठीक, ये चीज़ आप जैसे एनर्जी और पोजीशन देखे हैं वैसे इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा और एंगल होगा वो एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता। ठीक, तो लिख दिया कि thus we can say that angular momentum and angle cannot be accurately measured simultaneously। ओके, अब देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जैक्ट, खास करके जो गोरखपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी हैं उनके लिए ये और इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन लिख कर पूछा हुआ है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी का, किसमें, टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी का, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच कट बाई 2 होगा। या ऐसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, उसी को लिख सकते हैं नेवर बी स्मॉलर देन, ये चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल लिखिए और नेवर बी स्मॉलर देन लिखिए, दोनों बात क्या की है, मतलब ये क्या होगा, कभी इससे छोटा नहीं होगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि हमेशा इससे बड़ा होगा। ठीक, तो ये एच कट बाई 2 मतलब डेल एक्स इंटू डेल पी क्या होगा, एच कट बाई 2 के बराबर होगा। पहले इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं तो कई लोग इसको नीचे दोबारा लिख लेंगे। ठीक, ये क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल पी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट बाई 2, या ऐसे क्या कर सकते हैं, नेवर बी स्मॉलर देन एच कट बाई 2, मतलब इससे कभी छोटा नहीं होगा, इसके बराबर या इससे बड़ा होगा। वैसे एनर्जी और टाइम वाला और वैसे एंगुलर मोमेंटम और एंगल वाला भी ये स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहाँ से एच कट का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, एच कट इक्वल टू क्या होता है, h/2 पाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये h/4 पाई हो जाएगा। ठीक, अभी तक कई लोग सदमे में चल रहे होंगे कि बुक में तो h/4 पाई दिया है, तो ऐसे ही h/4 पाई बुक वाला दिया है। ठीक, मेरा काम क्या है, हर एक चीज़ को अच्छे से बताना, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना कोई रह जाए। ठीक, इस वजह से हर एक नया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक का ही डायरेक्ट पढ़ाऊँगा तो फिर वीडियो बनाने में कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इस वजह से हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। एच कट अपॉन 2 पाई मतलब क्या है, h/4 पाई लिख सकते हैं, और जो पीछे स्टेटमेंट था वो एच कट था, मतलब h/2 पाई था। ठीक, दोनों ये लगभग क्या होते हैं, सेम होता है, कोई बहुत इसमें अंतर नहीं है। ठीक, ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बताया था, कोई बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आता है। ये इसका जो वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 के आसपास होता है। ठीक, तो वहाँ से इसको जब डिवाइड कर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, तो लगभग सेम है। लेकिन अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट करके आता है तो आपको ये लिखना होगा एच कट की जगह। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद वीडियो फिनिश कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा बन चुका है। देखिए स्टूडेंट, 2 न्यूमेरिकल मैं लिखा हूँ, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहला क्या है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन कन्फाइंड इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ। मतलब पहला क्या है, एक बॉक्स है 1 एंगस्ट्रॉम का, उसमें क्या किया गया है, फोटॉन को रखा गया है, तो उसके मोमेंटम अनसर्टेनिटी निकालना है। और दूसरा क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड इतना है और उसको एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा रहा है। उसका एक्यूरेसी क्या है, एन इलेक्ट्रॉन है जिस स्पीड इतना और जिसका विद इन एक्यूरेसी, ऐसे लिखिए, विद इन एक्यूरेसी ऑफ 0.01%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ वेलोसिटी दिया गया है, तो वेलोसिटी जब दिया गया, एक्यूरेसी दिया गया उसमें, तो यहाँ से मोमेंटम निकाल लीजिएगा और यहाँ से पोजीशन का अनसर्टेनिटी निकाल दीजिएगा। यहाँ देखिए पोजीशन के अबाउट कुछ वैल्यू दिया गया है, यहाँ से मोमेंटम में निकालना है। ठीक, तो दोनों 2 केस दिए हैं, एक में मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालना है और दूसरे में क्या करना है, पोजीशन में निकालना है। ठीक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो फार्मूला है उससे आपका क्या होगा, रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए, तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए। अदरवाइज हो सके बीच में ही वीडियो रोकना पड़े, क्योंकि आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो उससे आदमी एनर्जेटिक नहीं होता है, फिर नया वीडियो नहीं बनाने का मन करता है। तो जितना ज़्यादा फीडबैक देंगे उतना ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।